तो दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत और विद्युत धारा दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में भी कभी न कभी जरूर आया होगा। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा क्या होता है। दूसरा प्रश्न, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न, आवेश उत्पन्न कैसे होता है। चौथा प्रश्न, विद्युत धारा सिर्फ धात्विक पदार्थ में ही क्यों प्रवाहित होती है, अधात्विक पदार्थ जैसे लकड़ी प्लास्टिक में क्यों नहीं। ठीक है, चलिए इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु संरचना से। ठीक है, यहीं से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक परमाणु संरचना बना दिया है। परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। नाभिक में मुख्य रूप से कौन कौन कण होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कक्षा में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं, कक्षा में, ऑर्बिट में या सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नील्स बोर ने। नील्स बोर साहब ने ही बताया था इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब परमाणु की बात आई है तो चलिए परमाणु के बारे में बातें कर लेते हैं। तो परमाणु का खोज किसने किया था या परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन साहब ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ही बताया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण यानी कि छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य कण होता है, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया था, जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। लेकिन बाद में जब इस पे और प्रयोग हुए और वैज्ञानिक इस पे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन परमाणु का पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, जॉन डाल्टन साहब ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। कब किया था, 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल फिक्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे ये आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया, ठीक है, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। नाभिक में ही मुख्य रूप से जो कण होता है क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में एक धनावेशित कण होता है। मान कितना होता है आवेश का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतने प्रोटॉन पे होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। जेम्स चैडविक ने कब किया था, 1932 में किया था। अच्छा, ये नाभिक जो है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक टूटता क्यों नहीं है, तो नाभिक में नाभिकीय बल लगता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नाभिकीय बल, जिसके कारण नाभिक जो विखंडित नहीं हो सकता आसानी से। उसके लिए फिर विशेष प्रक्रिया अपनाया जाता है, तब जाकर के नाभिक टूटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आवेश की, चार्ज। आखिर चार्ज होता क्या है, आवेश की मात्रा, आवेश की संख्या के बारे में भी बात करेंगे। आवेश उत्पन्न कैसे होता है ये भी जानेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः परमाणु उदासीन होता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे दो परमाणु लिए हैं, एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना प्रोटॉन की संख्या होता है, तभी तो कोई परमाणु उदासीन होता है, सामान्यतः उदासीन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो जब इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस परमाणु पर चला जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4 था, अब 3 रह गया। तो यहाँ पे अधिकता किसकी हो गई, प्रोटॉन की हो गई। एक प्रोटॉन अधिक हो गया। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है, तब क्या होगा, इस पूरे परमाणु पे जो चार्ज होगा क्या होगा, धन आवेश होगा। यानी कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है वही परमाणु पे चार्ज है।
क्योंकि परमाणु पे चार्ज कहाँ से आता है, इन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले परमाणु पे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो ये क्या हो जाएगा, ये परमाणु ऋण आवेशित हो गया है, यानी कि इस परमाणु पे जो चार्ज होगा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज कैरी करता है और इस परमाणु पर अधिकता किसकी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। पहले क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई। ठीक है, इसलिए पूरे परमाणु पे चार्ज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए -1 चार्ज होगा। ठीक है, इस पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया है इसलिए इस पे +1 चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अधिकता प्रोटॉन की है। इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके गया है तो इस परमाणु को क्या बोलेंगे, डोनर एटम, दाता परमाणु। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, दाता परमाणु हो गया। ये परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ग्राही परमाणु हो गया। ठीक है, एक्सेप्टर एटम हो गया। ये डोनर एटम हो गया, ये एक्सेप्टर एटम हो गया। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे और आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है एक परमाणु से, तो 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक, इससे ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है कितने जाएंगे, 1 हो या 2 हो या 3 हो, 4 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, उसका अलग प्रोसेस है। क्या प्रोटॉन को स्थानांतरित किया जा सकता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। नाभिक को आसानी से तोड़ करके प्रोटॉन को बाहर निकाल नहीं सकते, इसलिए सामान्यतः प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता, लेकिन विशेष तरीका से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो दाता परमाणु पे क्या होगा, +1 चार्ज होगा, ग्राही परमाणु पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो दाता परमाणु पे क्या होगा, +2 चार्ज होगा, ग्राही परमाणु पे क्या होगा, -2 चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो दाता परमाणु पे +3 चार्ज होगा और ग्राही परमाणु पे -3 चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या होगा, ग्राही परमाणु पे क्या होगा, एक ऋण आवेश आ जाएगा और आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दाता परमाणु पे क्या होगा, एक धन आवेश आ जाएगा और आवेश की मात्रा कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब क्या होगा, 2 ऋण आवेश आ जाएगा, आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक ग्राही परमाणु पे होगा। दाता परमाणु पे क्या होगा, 2 धन आवेश आ जाएगा, आवेश की मात्रा कितना होगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से आप कुल आवेश निकालने के एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, Q = Ne, जहाँ N = इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या, E = क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण को समझिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आवेश की संख्या और आवेश की मात्रा क्या होता है। चावल की एक बोरी है 50 किलो की, चावल की 2 बोरी है 50-50 किलो की। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे चावल की कितनी बोरी है, तो बिल्कुल आप जवाब देंगे 1 बोरी है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि इस बोरी में चावल की मात्रा कितनी है, तो बिल्कुल आप बताएंगे 50 किलो। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जाए कि चावल की कितनी बोरी है, तो आप जवाब देंगे 2 बोरी है। लेकिन चावल की मात्रा पूछा जाए तो आप बिल्कुल बोलेंगे 50-50 किलो, यानी कि 100 किलो है। ठीक है, उसी प्रकार आवेश की संख्या और आवेश की मात्रा था, जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ परमाणु के उदाहरण ले लेते हैं, इससे और बातें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हाइड्रोजन की संयोजक तत्व क्या है, 1 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब क्या होगा, हाइड्रोजन पे 1 धन आवेश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से सोडियम परमाणु की संयोजकता क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तब क्या होगा, सोडियम पे 1 धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तब क्या होगा, 1 धन आवेश आ जाएगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो 2 धन आवेश आ जाएगा। उसी तरीके से जेडन है, जेडन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो क्या होगा, 2 धन आवेश बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एल है,
एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तब क्या होगा, 3 धन आवेश होगा। ठीक है, कुल आवेश निकालने का वही फॉर्मूला है, Q बराबर NE से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है और धन आवेश कितना होता है। अब कुछ ऋण आवेशित परमाणु की बात कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब क्या होगा, उस पर 1 ऋण आवेश आ जाएगा। सल्फर यदि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर 2 ऋण आवेश आ जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर 2 ऋण आवेश आ जाएगा। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर 3 ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बात स्पष्ट कर दी कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच परस्पर क्रिया और रासायनिक बंधनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न, कैसे पता करेंगे कि किस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे पता करेंगे? तो पता करने का क्या माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। जब परमाणु क्रमांक को जब इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तब हमको स्पष्ट हो जाएगा कि किस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n², जहां n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। यानी कि पहला कक्षा के लिए n बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 × 1 के पावर 2 बराबर 2। यानी कि पहला कक्षा में जो कि k कक्षा से डिनोट करते हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरीके से n बराबर 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में 2n² में, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा कौन सा है, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 3 के पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा कौन सी होती है, एम होता है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। n बराबर 4 रखेंगे क्या हो जाएगा 2 × 4 के पावर 2। ठीक है, तो कितना संख्या आ जाएगा 32, यानी कि 32। यानी कि चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया संयोजकता क्या होता है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलिए अब कुछ परमाणु की संयोजकता भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है ये 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे देखिए बाहरी कक्षा कौन सा है, तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम की संयोजकता कितना हुआ, 1 हुआ। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो बाहरी कक्षा कौन सा है, तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 + 2 = 7। यानी क्लोरीन की संयोजकता कितना है, 7 है। ठीक है दोस्तों, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इस पर 1 ऋण आवेश बन रहा था। अब चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये सोडियम परमाणु है, सारे इलेक्ट्रॉन को भर दिया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरीके से ये क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए सोडियम पे 1 धनावेश बन रहा था और क्लोरीन पे 1 ऋणावेश बन रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आवेश जो है 2 तरीके के उत्पन्न होता है, धनावेश और ऋणावेश। कैसे होता है यहाँ पे हमने स्पष्ट कर दिया। अब चलिए बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल। अब ये क्या होता है,
परमाणु के नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। किसके बीच लगता है? परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल के कारण ही नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं। नाभिक के नज़दीक वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ज़्यादा मजबूत होते हैं तथा नाभिक से दूर अर्थात बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर वैद्युत बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके उस कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जंप कर जाते हैं। अब देखिए क्या मतलब इसका। परमाणु और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे नाभिक से दूर होता जाता है कक्षा, ठीक है, तो उन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमज़ोर होता चला जाता है। इस तरीके से जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उस पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? बेहद ही कमज़ोर होता है। तब क्या होता है कि बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ऊर्जा प्राप्त करके और वह उस कक्षा को छोड़ करके जंप कर जाता है और ऊपरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है, अब इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात करते हैं। एनर्जी लेवल और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में जानते हैं। परमाणु के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। निश्चित ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परंतु कुछ ऊर्जा स्तर खाली होते हैं जिनमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। बात क्लियर हुआ कि परमाणु के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परंतु कुछ ऊर्जा स्तर खाली होते हैं जिसमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक परमाणु है, देखिए यहाँ पे एक ऊर्जा स्तर बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब उस चीज़ को हमने यहाँ पे ले आया। ये ऊर्जा स्तर है, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी लेवल के तहत यदि उन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहाँ होते हैं? तो वो वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, सामान्यतः कहाँ होते हैं? वो वैलेंस बैंड में होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद था वो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, अब क्या है? उस पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है बिल्कुल नहीं लगेगा, खत्म हो गया उसका प्रभाव। इसलिए वो क्या कहलाए? फ्री कहलाए। इसीलिए वो क्या कहलाए? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाए। ठीक है दोस्तों, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। बात को समझे? जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाता है। वे सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए गए, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए अब आगे देखते हैं तो कैसे होता है। तो परमाणु के अंदर जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं उन ऊर्जा स्तरों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस ऊर्जा की मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विद्युत विभवांतर से गुजरने पर प्राप्त होती है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। यह है धात्विक पदार्थ और अधात्विक पदार्थों का ऊर्जा स्तर। यहीं से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि धात्विक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, अधात्विक पदार्थों में क्यों नहीं होती है। तो ये ऊर्जा स्तर है अधात्विक पदार्थ अथवा कुचालक पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर दोनों को हमने लिया है कंबाइंड रूप में। प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, कांच सब क्या है? अधात्विक और कुचालक पदार्थ हैं। ठीक है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता आइए जानते हैं। इनका एनर्जी लेवल इस तरीके का होता है। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में उपस्थित होते हैं, बीच में क्या है? एनर्जी गैप है, ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड है। एनर्जी गैप कितना है?
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो कुचालक पदार्थ अथवा अधात्विक पदार्थों में एनर्जी गैप कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसको अब और स्पष्ट रूप में समझते हैं। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में उपस्थित है उसको इस कक्षा से जंप करके यहाँ जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको कक्षा छोड़ने के लिए हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम क्या चाहिए उसको? एनर्जी गैप को पार करने के लिए, क्योंकि इसको भी तो क्रॉस करना है। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ग्रहण करना बहुत असंभव कार्य है। ठीक है, इसीलिए जो है अधात्विक पदार्थ अथवा कुचालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं धात्विक पदार्थ और चालक पदार्थ में क्या होता है। तो यहाँ पे धात्विक पदार्थ अथवा चालक पदार्थ का एक ऊर्जा स्तर बना हुआ है। ये देखिए वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, ओवरलैप है। तो यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको कितना एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेगा और वहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। उसको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि इसमें ज़रूरत पड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी गैप है ही नहीं है, ओवरलैप है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त करेगा और सीधा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसीलिए जो धात्विक पदार्थ में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है तो विद्युत धारा भी बड़े आसानी से प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह धात्विक पदार्थों में या चालक पदार्थों में क्यों होता है, अधात्विक पदार्थों में और कुचालक पदार्थों में क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रारंभ में हमने कुछ सवाल लिए थे। पहला सवाल था विद्युत धारा क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में तब आगे बात करेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। दूसरा सवाल था आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, आवेश क्या होता है? आवेश जो है धन आवेश ऋण आवेश 2 तरीके का होता है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इस पर भी हमने चर्चा किया। विद्युत धारा सिर्फ धात्विक पदार्थ में ही क्यों प्रवाहित होता है, अधात्विक पदार्थ जैसे लकड़ी प्लास्टिक में क्यों नहीं, इसके बारे में हमने बहुत क्लियर रूप में बता दिया। अब आप समझ गए होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, MCQ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की संख्या, बी परमाणु की कक्षा, सी नाभिक, डी प्रोटॉन की संख्या। तो हमने बताया था कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 2, एक प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं? ए 1.8 × 10⁻19 कूलाम, बी 6.20 × 10⁻19 कूलाम, सी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, डी 2.4 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सवाल नंबर 3, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रदरफोर्ड ने। सवाल नंबर 4, कुल आवेश Q बराबर Ne में E क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सवाल नंबर 5, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? नील्स बोर ने, बी जे थॉमसन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।